हाय गुड मॉर्निंग जी। चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 2 गेट 2024 बीटी रिस्पॉन्स को हम लोग आंसर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। इफ द रेट एट विच ई कोलाई डिवाइड्स एट 0.5 पर आवर देन इट्स डबलिंग टाइम इज, और ये आवर्स पर देना था, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। देखिए डबलिंग टाइम को निकालने के लिए जो फार्मूला है वो है नेचुरल लॉग 2 डिवाइडेड बाय ग्रोथ रेट। अब अगर हम लोग इस वैल्यू को फीड करना चाहें, जैसे कि इस केस में दिया गया था हमें 0.5 पर आवर का डिवाइडिंग रेट दे रखा था, तो अगर हम लोग ग्रोथ रेट में 0.5 लगा दें तो नेचुरल लॉग की जो वैल्यू है वो है 0.693 डिवाइडेड बाय 0.5, तो आंसर बन गया तुम्हारा 1.386 आवर्स। क्वेश्चन नंबर 21 है अ कल्चर्ड स्किन फाइब्रोब्लास्ट सेल ऑफ गोट P was fused with an enucleated ovum of goat Q. The resultant activated early embryo was then transplanted into a pseudo-pregnant यानी कि surrogate female goat R of the same strain as Q. On completion of gestation, a female goat S was born. With the exception of mitochondrial DNA, S is a clone of dash. तुम्हें डॉली वाली कहानी याद है? अब डॉली वाली कहानी में क्या था कि एक शीप ली गई जिसकी मेमोरी सेल निकाली गई, मेमोरी ग्लैंड की सेल, उसमें न्यूक्लियस था। एक दूसरी स्कॉटिश ब्लैक फेस शीप ली गई जिससे एग लिया गया। अब इस एग को न्यूक्लिएट किया गया और देन फ्यूज करा दिया जो ये मेमोरी सेल थी जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। फिर जन फ्यूज करने के बाद में जब वो ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो उसे एक तीसरी सरोगेट के अंदर उसे इम्प्लांट कर दिया गया और फिर बाद में अप्रोप्रिएट टाइम पर डॉली का जन्म हुआ। तो क्वेश्चन ये था कि डॉली का जीनोम कहाँ से आया, वहां से जहां से एग सेल आई है या वहां से जहां से मेमोरी सेल आई थी? तो ऑफ कोर्स मेमोरी सेल में न्यूक्लियर डीएनए था। ये जो एग सेल वाली कहानी है इससे केवल साइटोप्लाज्म आया है। तो एक्चुअली में डॉली जो क्लोन हुई वो फिन डॉर्सेट की क्लोन हुई, ना कि स्कॉटिश ब्लैकफेस की। अब इसी कहानी को क्वेश्चन में समझते हैं। तो हमने क्या किया है, कल्चर्ड स्क्रीन फाइब्रोब्लास्ट सेल ली है गोट P की। तो P की हमने वो सेल ली हैं जिनमें न्यूक्लियस अवेलेबल है और इसको फ्यूज कराया गया है ई न्यूक्लिएटेड ओवा Q से। तो Q से हमने एक ओवा लिया, ओवा का न्यूक्लियस बाहर निकाल दिया, जो बची हुई सेल थी इन दोनों को फ्यूज कराया। तो ऑफ कोर्स इसमें जो न्यूक्लियस है वो तो P का ही है ना, और फिर बाद में इसको R के अंदर डाल करके हमने S का जन्म कराया। तो फिर S ऑफ कोर्स जो न्यूक्लियस होगा इसके अंदर वो P वाला होगा। तो आंसर है केवल P के जैसा। अब क्योंकि इन्होंने एक्सेप्शन माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए को पहले अलग कर दिया था, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए वाली बात करते तो तुम्हारा जवाब क्या होता? देखिए माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए की अगर बात करते तो फिर माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए P का भी था और Q का भी था। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर है C। अब एक क्वेश्चन नंबर 22, बड़ी फंडामेंटल क्वेश्चन की स्टोरी थी, मेंडल वाली कहानी। मेंडल की जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उन्हीं में से एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी ड्राइव किया गया है। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि डोमिनेंट एंड रिसेसिव एलील साथ में आ सकती हैं एंड देन सेग्रीगेट कर सकती हैं ड्यूरिंग नेक्स्ट जनरेशन। ये कहानी थी कि भाई कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी से मुझे कैपिटल टी स्मॉल टी मिले और नेक्स्ट जनरेशन में फिर ये सेग्रीगेट भी हो जाते हैं अलग अलग, यानी कि जरूरी नहीं इनको साथ ही रहना हो। तो ये अलील्स ऑफ जीन्स पर था, ना कि लिंक्ड जीन वाली कहानी। भाई लिंक्ड जीन वाली कहानी जो थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहां पे हम लोगों ने 2 जीन्स का जिक्र किया था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। द फ्री एनर्जी चेंज ऑफ एटीपी हाइड्रोलिसिस एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज -32.2 किलोजूल्स पर मोल। द फ्री एनर्जी चेंज फॉर द हाइड्रोलिसिस ऑफ alpha glycerophosphate to glycerol is -8.2 kilojoules per mole 25 degree centigrade पर। Using the above information, the free energy change for the formation of alpha glycerophosphate from glycerol and ATP is। अब देखिए हमें ग्लिसरॉल प्लस ATP को जोड़ना है और हमें इससे अल्फा ग्लिसरॉल फॉस्फेट तैयार करना है और प्लस साथ में हम पीआई निकाल देंगे और इसका हमें डेल्टा जी कैलकुलेट करना है। तो देखिए सबसे पहले रिएक्शंस को अलग अलग कर लेते हैं। ये पहली वाली कहानी, तो एटीपी के हाइड्रोलिसिस पर मुझे -32.2 किलोजूल पर मोल मिलने वाला है। इसे हम कहते हैं ये है मेरा डेल्टा G1, यानी कि फ्री एनर्जी चेंज दिया गया यहाँ पे पहला। फिर दूसरा दे रखा है उन्होंने कि अल्फा
ग्लिसरोफॉस्फेट टू ग्लिसरॉल कन्वर्ट करने में -8.2 किलो जूल पर मोल मुझे मिल जाता है, इसे कहते हैं हम लोग, ये है डेल्टा G2। लेकिन रिएक्शन में जो पूछा गया है वो इसका उल्टा पूछा गया है। मुझे अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट से ग्लिसरॉल नहीं बनाना, मुझे ग्लिसरॉल से अल्फा ग्लिसरोफॉस्फेट बनाना है। तो इसको बनाने के लिए फिर तो मुझे डेल्टा G इज इक्वल टू एनर्जी जस्ट रिवर्स हो जाएगी प्लस में। अब देखिए थर्मोडायनेमिक्स में फ्री एनर्जी वाली कहानी में क्या है कि जब भी कभी कपल्ड रिएक्शंस होती हैं, मतलब दो रिएक्शन एक साथ, तो दोनों की डेल्टा G की वैल्यूज एडिटिव इन नेचर होती हैं। यानी कि पूरी रिएक्शन के लिए जो ओवरऑल डेल्टा G होगा वो डेल्टा G1 फर्स्ट रिएक्शन का, डेल्टा G2 सेकेंड रिएक्शन का, इन दोनों को ऐड करने पर होगा। अब -32.2 ये था आपका डेल्टा G1 और +8.2 ये है आपका डेल्टा G2। तो फिर आंसर क्या है आपका? दोनों को जोड़ लीजिए, सिंपल 24 किलो जूल्स पर मोल। इतने भी मुश्किल नहीं होते ये एनर्जी वाले क्वेश्चन जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि इनमें से कौन सा प्लांट बेस्ड सेकेंडरी मेटाबोलाइट बिलोंग करता है क्लास ऑफ अल्कालॉइड। यहाँ पे कैम्प्टोथेसिन है, एजिडरेक्टिन है, एजामेलिसिन है और विनब्लास्टिन है। इनमें से कुछ को तो आप जानते भी होंगे, जैसे कि ये एजिडरेक्टिन जो है ये हमारे नीम से मिलता है, देन विनब्लास्टिन जो है ये विंका रोजे से मिल रहा है। अब देखिए जब हम बात करते हैं कैम्प्टोथेसिन की तो ये एक पेंटासाइक्लिक अल्कालॉइड है जो कि वुड से आइसोलेट किया जाता है, तो भाई पहला वाला तो हो ही गया हमारा। जब हम एजिडरेक्टिन की बात करते हैं तो ये टर्पीन्स की फैमिली में आता है, ये अल्कालॉइड नहीं है। देन जब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे मॉलिक्यूल की जैसे कि एजमेलिसिन की, तो ये भी अल्कालॉइड है। और जब हम विनब्लास्टिन की बात करते हैं तो ये भी अल्कालॉइड है। तो आंसर क्या हुआ? यानी कि विनब्लास्टिन मेरा आंसर है, एजामेलिसिन मेरा आंसर है और कैम्प्टोथेसिन भी आंसर है। एजिडरेक्टिन जो है ये नहीं है, ये था हमारा टर्पीन। अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 32 की। यहाँ इंडस्ट्रियल एंजाइम दिए गए हैं और उनकी एप्लीकेशन जिन्हें हमें मैच करना है। एंजाइम्स हैं लाइपेज, फाइसिन, अमाइलेज, ग्लूकोसाइडेज। देखिए भाई जो ग्लूकोसाइडेज एंजाइम है ये तो अल्टीमेटली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ब्रेक करेंगे, जैसे मोनोमर को हटाने के लिए। तो ये ओलिगोसैकेराइड्स या फिर मोनोसैकेराइड्स के प्रोडक्शन के लिए सबसे बढ़िया रहेंगे एस्का3। अब एस्का3 मेरे इन दो ऑप्शन में अवेलेबल है। अब लाइपेज क्या डाइजेस्ट करता है? लिपिड को, तो इसे ऑयल डिग्रेडेशन में ले जाओ, पीका2। पीका2 मेरे पास एक ऑप्शन में है, आंसर मुझे यहाँ मिल चुका है ऑलरेडी 1। अब रही बात अमाइलेज की, तो अमाइलेज आप जानते हो ये माल्टोज सिरप प्रोडक्शन में होगा और ये स्टार्च को अल्टीमेटली माल्ट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल होता है, आरका1। और फाइसिन ये एक फिग ट्री से मिलने वाला एक एंजाइम है और बड़ा बढ़िया एंजाइम है, चीज बनाने में भी काम आता है और साथ में टेंडराइजेशन और मीट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। क्लासिकल है, बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। तो क्यू का है 4। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 32 के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन था। अब सवाल है क्वेश्चन नंबर 33, which of the following is are considered as biotic elicitors in plant cell culture। देखिए सर, बायोटिक इलिसिटर्स हम उन केमिकल्स को बोलते हैं जो प्लांट में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को एनहांस कर दें, मतलब एक तरह का ये मिमिक्री कर दें प्लांट को कि जैसे उन पे हमला हुआ है। अब प्लांट पे हमला किसका होता है? इंसानों की बात छोड़ो, कीड़े मकोड़े आते हैं। तो जब कीड़े मकोड़े आएंगे तो उसके हमले का इंडिकेशन क्या है? वो सेल को डाइजेस्ट करेंगे, सेल वॉल ब्रेक होगी। तो जो ये कंपोनेंट्स हैं, अगर इन कंपोनेंट्स को जो इसके ब्रेकेज के टाइम पर होते हैं इन्हें हम प्लांट को दे दें जिसपे इंसेक्ट का अटैक नहीं हुआ, तो प्लांट फील करेगा कि मेरे पे अटैक हुआ है और तब वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वगैरह बनाना शुरू कर देगा, अपने डिफेंस की प्रोसेस को शुरू कर देगा, एक तरह की मिमिक्री। तो बेसिकली ये प्लांट के उन जीन्स को एक्टिवेट करने के लिए है जो डिफेंस के टाइम पर होती हैं। अब बहुत सारे केमिकल जैसे कि मिथाइल जैस्मोनेट्स, असिटाइल सैलिसाइक्लिक, काइटोसन्स, कैरोटिन, जैस्मोनिक एसिड, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इसके अलावा सेलुलेज भी, पैक्टिन्स भी, ये सब के सब ऐसे ही हैं जो सेल वॉल ब्रेक होने पर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये नो डाउट ये एलिसिटर्स का काम करते हैं। तो अब यहाँ पे हमें मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन है, तो काफी सारे ऑप्शन मिलेंगे। बोलिए सेलुलेज है या नहीं? आंसर है नहीं, सेलुलोज होगा, सेलुलेज नहीं। सेलुलेज एंजाइम है। मर्करी क्लोराइड नहीं, काइटोसन यस और काइटिन भी। तो ये सब के सब जो दो हैं, काइटोसन और काइटिन,
ये हैं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। अब आती है क्वेश्चन नंबर 35। यहां मुझे मैच द एंजाइम विद इट्स कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शन हमें करना है। प्राइमेज आपको याद होगा, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो सबसे पहले आरएनए का प्राइमर बनाया जाता है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बिना प्राइमर के सिंथेसिस नहीं कर सकते। और प्राइमर क्या होते हैं? आरएनए के प्राइमर। तो ये एंजाइम जो है डीएनए को पढ़ करके आरएनए बनाता है, यानी कि पी जो है ये है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस। अब पी का 4 जो है हमारे पास 2 ऑप्शन में रखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये है आरएनए को पढ़ करके डीएनए बनाने वाला एंजाइम, यानी कि क्यू के लिए हमें 3 चाहिए, क्यू के लिए 3। तो आंसर हमारा पहले सेट हो गया, पी का 4, क्यू का 3। अब हम देखते हैं आरएनए रेप्लिकेज, ये आरएनए डिपेंडेंट आरएनए सिंथेसिस करते हैं, वायरसेस के लिए खासतौर से काम आते हैं। आर का 1, ये भी ठीक है। और फिर है डीएनए पॉलीमरेज 3 जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए सिंथेसिस करता है नॉर्मल बैक्टीरिया के अंदर, मेन रेप्लिकेटिंग एंजाइम। एस का 2। तो करेक्ट आंसर है जो मैच है इसके अंदर वो है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36। द इवोल्यूशन ऑफ विंग्स इन बैट्स एंड इंसेक्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ डैश इवोल्यूशन। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बैट्स और इंसेक्ट्स का आपस में कोरिलेशन नहीं है। इनके पंख फंक्शन सेम कर रहे हैं उड़ने का, लेकिन ना तो ये एनाटॉमिकली और ना स्ट्रक्चरली सिमिलर नहीं है। तो इस तरह के जब हम देखते हैं कि 2 डिफरेंट स्पीशीज में बिल्कुल डिफरेंट ही लाइन में इवोल्यूशन क्रिएट हुआ है, लेकिन सेम फंक्शन करने के लिए, इस इवोल्यूशन को हम लोग कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बोलते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कन्वर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 39 एक और मैच है। यहां मुझे केमिकल्स और उसके यूज को मैच द फॉलोइंग करना है। सीजियम क्लोराइड है, इथिडियम ब्रोमाइड है, और ये इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, शॉर्ट फॉर्म निकालो ना इसकी, EDTA। और ये है आपका डाई इथाइल पायरोकार्बोनेट, DEPC। तो भाई देखो, जब भी DEPC की बात करेंगे तो जब कभी किसी लैब में आरएनए पर काम हो रहा होता है तो वहां सभी चीजों को DEPC ट्रीटेड वाटर से साफ किया जाता है, और हमेशा DEPC ट्रीटेड वाटर का ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा मानना है कि DEPC जो है ये न्यूक्लियस का इनहिबिटर है, खासतौर से आरएनए का, तो ये आरएनए को बचा लेता है। प्रिवेंट ऑफ आरएनए डिग्रेडेशन इन एक्वस एनवायरनमेंट, तो पी का है 2। अब पी का 2 मेरे पास यहाँ 2 ऑप्शन में रखा हुआ है। अब बात करता हूं मैं सीजियम क्लोराइड की, तो भाई वो डेंसिटी ग्रेडियंट वाली कहानी थी, क्यू का 3। तो क्यू का 3 मेरे पास यहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी पर आ चुके हैं हम लोग। इथिडियम ब्रोमाइड, ये स्टेनिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है न्यूक्लिक एसिड्स की, और यहाँ स्टेनिंग वाली कहानी में है 4, आर का 4। एंड देन लास्ट है आपका EDTA, तो EDTA चीलेटिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, चीलेटिंग ऑफ मैग्नीशियम आयन ड्यूरिंग डीएनए प्यूरिफिकेशन, तो ये है एस का 1। अब आंसर आ गया आपका सी, जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए कंप्लीटली मैच्ड है। आप भी आने वाले एग्जाम्स के लिए तैयारी शुरू से शुरू कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितना पता है कितना नहीं पता। एग्जाम की तैयारी क्योंकि अल्टीमेट लेवल तक पहुंचनी होती है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट्स के सारे डाउट क्लियर हो जाएं फाउंडेशन के साथ। बिना फाउंडेशन के इमारतें नहीं बना करती। तैयारी को शुरू से शुरू करने के लिए आप भी iFly के साथ जुड़ सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। iFly के बारे में और जानकारी पाने के लिए गूगल कीजिए #iFlyNetGate। चले फिर नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।